सो हाय दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। और सीरीज बन रही है बेसिक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की। सिंपल, आप चाहे बीए के बच्चे हो, बीकॉम के बच्चे हो, प्रोग्राम में हो या ऑनर्स में, आप आराम से पूरी सीरीज देख सकते हो। बस आपकी बुक का नाम क्या होना चाहिए? बेसिक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। सिंपल से, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छा। शुरू करते हैं। आज करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व, क्योंकि आपका एग्जाम कल ही आने वाला है, लेकिन 13 तारीख को आपका एग्जाम है। ठीक है जी, तो कोशिश मैं करूंगा कि इसके अलावा एक और क्वेश्चन पेपर आपके लिए सॉल्व करके डाल दूं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाए एग्जाम में जाने से पहले कि हाँ जी इतना हम कर सकते हैं, पासिंग मार्क्स हम ले सकते हैं, बहुत ईजी पेपर आते हैं। ठीक है जी, बस आपको थोड़ा माइंड खोल के रखना है अपना क्वेश्चन पेपर के लिए। अच्छा हाँ, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। सिंपल सर, चलिए तो शुरू करते हैं, अपना चालू करते हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। और क्वेश्चन पेपर सर, क्योंकि मेरे को पिछले साल का क्वेश्चन पेपर मिला मगर उतनी क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है। अब क्वालिटी अच्छी नहीं है तो भाई फोटो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, लेकिन अगर आपको फिर भी इशू आ रहा है कोई देखने में, क्वेश्चन पेपर समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। मेरी तरफ से जितनी बेस्ट क्वालिटी हो सकती थी मैंने वो अपलोड कर दी है। ठीक है जी, आप चाहो तो वहां पे डाउनलोड कर सकते हो उस क्वेश्चन पेपर को। ठीक है जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्वेश्चन पेपर का, एक बार निकाल लेना, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है जी, शुरू करते हैं। कह रहा है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद नॉन रैंडम सैंपल। नॉन रैंडम जो सैंपल होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम्स क्या होती है वो आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं सर। पहले क्वेश्चन का ए पार्ट है। ठीक है जी, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद नॉन रैंडम सैंपल्स। जो नॉन रैंडम सैंपल्स होते हैं उनमें क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या लिमिटेशन होती है। देखो रैंडम सैंपल क्या होते हैं? रैंडम सैंपल वो सैंपल होते हैं जिसमें मैं आंखें बंद करके बस डाटा कलेक्ट कर लेता हूं। वो एक तरीके से परफेक्ट डाटा होता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन सबसे पहली चीज नॉन रैंडम सैंपल की पहली लिमिटेशन होती है, यहाँ पे क्या होती है? बायसनेस। यहाँ पे क्या होती है? बायसनेस होती है, भेदभाव होते हैं। जो डाटा होते हैं ना वो भेदभाव करके यानी कि डिस्क्रिमिनेशन करके डाटा हम कलेक्ट करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था, बढ़िया। तो इसीलिए इनको अच्छा रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं माना जाता। तो क्या बोलते हैं इसको? बैड रिप्रेजेंटेटिव। इनको क्या बोला जाता है? बैड रिप्रेजेंटेटिव। इसके अलावा इनको क्या बोल सकते हैं सर? अब जो हमने वैल्यू सिलेक्ट करी है वो हो सकती है कि जो रिप्रेजेंटेटिव अच्छा मीन या फिर अच्छा रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए था, उससे क्या पता हो सकता है कि ज्यादा बड़ी वैल्यू आई है, या फिर हमने जो सिलेक्ट करी है वो ज्यादा कम वैल्यू हो, यानी कि ओवर एंड अंडर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी, तो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जब हम रैंडम सैंपलिंग के मेथड से डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सिंपल से, चलिए आते हैं इसी का बी पार्ट। क्या रहा है बी पार्ट? बी पार्ट थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या रहा है बी पार्ट के अंदर कि एक्सप्लेन हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन द मीन एंड मीडियन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सिमेट्रिक एंड स्क्यूनेस ऑफ द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको बताना है कि जो मीन और मीडियन है, मीन और मीडियन है, इनके अंदर जो रिलेशन होता है वो कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है, कि वो कैसे बताते हैं कि डाटा जो है वो आपके पास सिमेट्रिक है या फिर स्क्यूड है। सिंपल जी, तो मैंने आपको बताया था जो सिमेट्रिक डाटा होता है उसका कर्व कुछ इस तरीके से बनता है, और वहां पे एक खास बात होती है कि वहां पे मीन बराबर होता है मीडियन के, और मीडियन बराबर होता है किसके? मोड के। ये चीज आपको बता रखी है। वहीं पे जो स्क्यूड डाटा होता है वो दो तरीके से दिखाया जाता है। एक हो सकता है कि वो लेफ्ट साइड टेल बनी हो जिसकी, ठीक है जी, लेफ्ट साइड टेल हो। एक वो होता है जो राइट साइड टेल वाला हो जिसकी राइट साइड में टेल बनी हो, इसको बोलते हैं राइटवर्ड स्क्यूड, और इसको बोलते हैं लेफ्टवर्ड स्क्यूड। ठीक है जी, इसको नेगेटिव स्क्यूड भी बोलते हैं, इसको पॉजिटिव स्क्यूड भी बोलते हैं, बाकी आपकी मर्जी जैसा आप बोलना चाहो। अब यहां पे क्या देखने को मिलता है? यहां पे ये देखने को मिलता है जो मोड होता है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे होता है, यानी कि जो सबसे वैल्यू हाईएस्ट होती है वो क्या होता है? मोड, यानी कि वो क्या होता है? मोड। और आप देखोगे उससे जो लोएस्ट वैल्यू होती है, यानी कि उससे नीचे वाली वैल्यू, वो होती है मीडियन की। उससे नीचे वाली वैल्यू किसकी होती है? मीडियन की। तो ये रहा आपका मीडियन। ठीक है, सॉरी इधर नहीं, इधर नहीं, यहां पे। तो ये आपका मीडियन होता है, सिंपल। और उससे जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो आपका होता है मीन। उससे जो नीचे वाली वैल्यू है वो आपका क्या होता है? मीन। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि अगर काउंट किया जाए 1 2 3 इस तरीके से, तो जो मीन होता है वो छोटा होता है किससे? मीडियन से, और छोटा भी होता है किससे? मोड से। कौन से वाली चलते हैं डाटा में? कौन से स्क्यूड डाटा में? लेफ्टवर्ड स्क्यूड या फिर नेगेटिवली स्क्यूड डाटा के अंदर। वहीं पे अगर देखा जाए तो जो मीन होता है वो बड़ा होता है किससे? बड़ा होता है मोड से, और मोड बड़ा होता है किससे? चलते हैं सॉरी मीन बड़ा होता है मीडियन से, और मीडियन बड़ा होता है किससे? मोड से। कौन से डाटा में? राइटवर्ड स्क्यूड डाटा में, या फिर जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा में। तो जो मीन मीडियन मोड के रिलेशन है वो स्क्यूनेस और सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक डाटा भी बताते हैं आपको। सिंपल जी, तो इस तरीके से आप आराम से चेक कर सकते हो डाटा हमारा स्क्यूड है या फिर सिमेट्रिक है। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है? दूसरा क्वेश्चन सर पहला पार्ट उसका
क्या रहा है, व्हाट आर द कलेक्शन मेथड, कलेक्शन मेथड कौन से डाटा के वो आपको समझाना है। एक्सप्लेन मेजर ऑफ एरर, यानी कि गलतियां कैसे निकाल सकते हैं उसको आपको बताना है कि मेजर्स ऑफ एरर क्या होते हैं। तो भाई कलेक्शन मेथड देखो, दो तरह के डाटा होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी डाटा और एक होते हैं हमारे पास सेकेंडरी डाटा। ठीक है जी, प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए अलग मेथड है, सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए अलग मेथड है। लेकिन फिलहाल आपकी बुक के हिसाब से ये वाले डाटा नहीं थे, आपकी बुक के हिसाब से दो तरह के मेथड बताए गए थे। पहला जो मेथड होता है वो होता है सेंसस मेथड, दूसरा होता है हमारे पास सैंपल मेथड। सैंपल मेथड में भी दो तरह के मेथड होते हैं, पहला होता है रैंडम सैंपलिंग और दूसरा होता है नॉन रैंडम सैंपलिंग। ठीक है जी, ये सब चीजें मैं करवा चुका हूं सर चैप्टर्स के अंदर, जो स्टार्टिंग के चैप्टर थे ना, पहले दूसरे चैप्टर उसके अंदर ये कंप्लीट हो चुका है, आप जाओ के चेकआउट कर सकते हो। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने करवाया था आपको रैंडम सैंपलिंग मेथड के अंदर क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक सैंपलिंग, मिक्स्ड सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, प्रपोजिव सैंपलिंग। ठीक है जी, और नॉन रैंडम सैंपलिंग के अंदर हमने करा था कि क्या बोलते हैं कोटा सैंपलिंग। ठीक है जी, और ऐसे ऐसे सैंपलिंग हमने कर रखी है सब चीजें। अच्छा, मेन चीज जो हमें समझनी है थोड़ी सी, वो क्या है, कहाँ गया वो एरर्स के बारे में। हाँ जी, क्या रहा है, एक्सप्लेन मेजरमेंट ऑफ एरर, एरर कैसे निकाली जाती है इसके अंदर वो आपको बताना है। तो भाई एरर यहां पे होती है दो तरह की, पहली होती है सैंपलिंग एरर, दूसरी होती है नॉन सैंपलिंग एरर। जो सैंपलिंग एरर होती है वो क्या होती है, सैंपलिंग एरर मतलब डाटा को कलेक्ट करते के टाइम पे जो आपने गलतियां कर दी हैं उसको बोलते हैं सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर क्या होती है, डाटा को कलेक्ट करने गए उस टाइम पे आपने गलतियां करी है उसको बोलते हैं सैंपलिंग एरर। जैसे आपने किसी बच्चे से उसकी एज पूछी, उसने बोला 8, आपको सुनाई दिया 1, तो आपने क्या कर दिया, आपने गलती से 1 लिख दिया, लिखना क्या चाहिए था 8, डिफरेंस कितने का आ गया 7 का। ये जो गलती हुई इसको बोलते हैं सैंपलिंग एरर, डाटा कलेक्ट करने के टाइम पे जो आपने गलतियां करी है। दूसरी नॉन सैंपलिंग एरर, जो डाटा की कैलकुलेशन के टाइम पे आपने गलतियां करी है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 बच्चों का डाटा है, 2 4 6 8, और आपसे बोला इसका टोटल कर लो, आपने टोटल किया और आपने टोटल बता दिया इसका कितना आया जी 12, तो ये गलत हो गया ना भाई। तो यहां पे आपने गलती किस में करी है, कैलकुलेशन में, डाटा कलेक्ट करने में नहीं, तो इसको बोलते हैं नॉन सैंपलिंग एरर्स। सिंपल जी, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ये समझाना था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी पार्ट है। दूसरे का बी पार्ट क्या रहा है, कैलकुलेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको डाटा दे रखा है, उसका वेरिएंस, कोवेरिएंस और ये सब चीजें निकालनी है। चलिए जी निकालते हैं, बहुत इजी है, समझ में आ गया ना भाई, बिठो दूं, बहुत अच्छी बात है। शुरू करते हैं। तो क्या रहा है, आपको डाटा दे रखा है, उसका वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है। चलिए जी कोई बात नहीं, तो आपको एक डाटा दे रखा है, कह रहा है 10, उसके बाद 12, 14, 15 और लास्ट में दे रखा है 17। इसका आपको सबसे पहले क्या निकालना है, वेरिएंस। वेरिएंस कैसे निकालते हैं, हाँ जी तो शुरू करते हैं। बस हमको क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस निकालने के क्या करते हैं, एक्स में से उसका मीन माइनस करना होता है, स्क्वायर करना होता है और नंबर से डिवाइड करना होता है। चलिए जी, तो पहले एक बार फटाफट से मीन निकाल लेते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन, यानी कि इसका टोटल, और इसका टोटल कर लेते हैं 7 5 12 13 14 15 16 17 18, 18 का 8, एक हाथ से ऊपर हो गया, 2 2 4 2 6, यानी 68 अपॉन में कितना हो गया 5, 5 से काटेंगे तो 5 1 5 हो गया, 5 3 15 हो गया, 5.6 आ गया, 13.6। ठीक है जी, तो हमारे पास मीन आया 13.6 और यहाँ पे हो सकती है गड़बड़, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट ऑफ वाला मामला आ गया। तो एक काम करते हैं, शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं जिसको हम ए मान के चलेंगे। तो यहाँ पे x माइनस में a निकाल लेते हैं हम, ठीक है जी, इसी को मीन मान लेते हैं। तो हो गया हमारे पास माइनस का 4, माइनस का 2, 0 2 और 4, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 1 और 3। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो x माइनस में a का हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया 16, ये हो गया हमारे पास 4 0 1 और 9। ठीक है जी, हमने स्क्वायर भी कर लिया। अब हम क्या करना होता है, अब हमें क्या करना होता है, इसके बाद कुछ नहीं, बस इन सब का टोटल करना होता है। तो हो गया क्या बोलते हैं 3 और 1 4, 4 से 4 कट गया, इधर आ गया -2, इधर आ गया 16 4 20, 20 और 10 30। ठीक है जी, चलिए अब एक बार फॉर्मूला लगा देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन का इस बार दूसरा फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स माइनस में सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है जी, अपॉन में एन और अंडर दी, अच्छा ये रूट तो उसमें आता है ना। चलिए जी, इतने भी सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर का हमें पता चल गया, टोटल वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 30, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 30 अपॉन में एन यानी कि नंबर यानी कि 5 दे रखा है, माइनस में मीन कितना दे रखा है आपको, ये मीन ही होता है पूरा पूरा जो हम निकाल रहे होते हैं ना। चलिए, तो सिग्मा एक्स अपॉन में एन यानी कि आपको दे रखा है माइनस का 2 बटे में 5, ना 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 ना, एक सेकेंड भाई, हाँ तो ये अलग होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन यहाँ पे, क्योंकि ये dx होता है। ठीक है जी, ये dx होता है ना, इसको हम dx बोलने लग जाते हैं क्योंकि मीन तो अलग वैल्यू है। फिलहाल चलिए, तो ये हो गया हमारा माइनस का 2 अपॉन में 5 और उसके बाद इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। चलिए जी सॉल्व कर लेते हैं एक बार इसको। तो 30 बटे में 5 यानी कि इधर आ गया हमारे पास 6,
और क्या बोलते हैं ये हो गया 0.4 का स्क्वायर कितना हो गया 416 यानी कि 0.16, ठीक है जी। और इसमें से घटा दिया तो आपका आंसर आ गया 5.16 चले गए तो 84, सिंपल जी। तो आपके पास क्या आ गया वेरिएंस। और आपके कोई बोले आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर द रूट वेरिएंस, तो ये हो गया अंडर द रूट 5.84, सिंपल खत्म। अगर आपसे बोले कोई कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए, तो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो गया आपके पास अंडर द रूट 5.84 अपॉन में मीन कितना दे रखा है आपको, मीन हमने निकाला था 13.6 और मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सॉल्व कर देना आपका आंसर आ जाएगा। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, वहां पे आपके एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर पक्का मिलेगा, ठीक है जी, आपको ले जाना पड़ेगा। आगे चलूं, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छी बात है। शुरू करते हैं सर। अगला आता है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन एनी टू ऑफ ग्राफिकल डिस्क्रिप्टिव मेथड। दो आपको ग्राफिकल डिस्क्रिप्टिव मेथड बताने फॉर क्वालिटेटिव डाटा। कोई अगर क्वालिटेटिव डाटा है तो फिर उसको ग्राफिकल डिस्क्रिप्टिव मेथड में कैसे शो कर सकते हैं, बस वो आपको शो करना है, आपको बताना है। तो देखो अगर क्वालिटेटिव डाटा है, क्वालिटेटिव डाटा, तो उसको शो करने के लिए होते हैं बार डायग्राम, बार ग्राफ और पाई चार्ट, क्योंकि वहां पे क्वालिटी आप दिखा सकते हो आराम से, ठीक है जी। और अगर क्वांटिटेटिव डाटा है तो वहां पे आपको शो करने के लिए मिल सकते हैं हिस्टोग्राम, पॉलीगन, ओजाइव, ठीक है जी। तो ये सारे डायग्राम्स होते हैं क्वालिटेटिव डाटा को दिखाने के लिए, ये डायग्राम्स होते हैं क्वांटिटेटिव डाटा को दिखाने के लिए। सिंपल, बस आपको ये एक्सप्लेन करना था, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके आ जाओगे, आपको क्या बोलते हैं अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। थर्ड का बी पार्ट क्या है, आपको दे रखा है, अच्छा निकालना है, कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मोड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स। आपको सैंपल्स दे रखे हैं, मीन मीडियन मोड निकालना है। अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, ये तुम खुद कर लोगे ना। जैसे कि देखो आपको दिखाई दे रहा है, ए पार्ट तो भाई छोटा सही है, वो तुम अपने आप कर लेना या कर ही दूं, तो बी पार्ट कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट था, बी पार्ट क्या रहे, 18 9 14 14, उसके बाद आपको दे रखा है 11 और 15, ठीक है जी। चलो पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। तो मेरे को दिखाई दे रहा है 9 11 14 14 15 और कोमा लगा के 18, ठीक है जी। अब सबसे पहले मोड निकाल लेते हैं। मोड का फॉर्मूला क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरे को दिखाई दे रही है 14, तो मोड हो गया। मीन, मीन तो बाद में निकालते हैं, पहले मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन क्या होता है, जो मिड वैल्यू होती है, मिड वैल्यू क्या है 14 और 14, इसके बीच में क्या आ रहा है 14 ही आएगा, सिंपल जी। अब हमें क्या निकालना है, मीन। मीन कैसे निकलता है, टोटल बटे में नंबर। टोटल बटे में नंबर ना करना हो तो एक इंपीरियल फॉर्मूला होता है, z बराबर में 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। अब ये फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि हमको z मिल गया 14 इक्वल टू में 3 मल्टीप्लाई में 14 माइनस में 2 मीन, तो यहां से सॉल्व करोगे तो आपका मीन की वैल्यू आ जाएगी 14, तो आपका मीन भी कितना आ गया आपके पास 14। सिंपल इतना, कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था। बस इस तरीके से आप आराम से क्या निकाल सकते हो, मीन मीडियन मोड तीनों। ऐसे अगले वाले क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी क्या बोलते हैं वैल्यू जो है वो ज्यादा दे रखी है, तो आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें टेंशन नहीं है। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है राइट चेबीशेव रूल। चेबीशेव रूल के बारे में बताना आपको कि चेबीशेव रूल होता क्या है और इसके बारे में समझाना है। सर ये अभी तक आपके चैप्टर्स में नहीं आया, आने वाले जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि मैं मानता हूं अभी हमने 7 चैप्टर कर लिए ना, 8 9 ये तो कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट है सीरीज, उसके बाद 10 11वां जो चैप्टर होगा ना आपका, उसके अंदर आएगा चेबीशेव रूल। और इसके बारे में बता देता हूं एक बार थोड़ा सा कि होता क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ना काफी बार देखा गया है चेबीशेव रूल आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो इसलिए समझ लो थोड़ा सा कि आखिर है क्या चीज, ठीक है जी। लग याद कर देते हैं इसको भी। हाँ जी, तो चेबीशेव रूल पूछा है इसके अंदर, और कुछ नहीं पूछा ना, चलो फिर ठीक है, ये तो बता ही देता हूं, ठीक है। तो भाई चेबीशेव रूल क्या कहता है, चेबीशेव रूल कहता है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कोई भी आपके पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है, उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो वो इस तरीके का होता है। जो हाईएस्ट पीक होती है यही आपका मीन मीडियन मोड सब कहलाता है, ठीक है जी। तो चेबीशेव रूल कहते हैं जो आपको डाटा दिया होता है ना, वो ज्यादातर जो डाटा होता है वो एवरेज लोगों के लिए होता है, यानी कि मिर्च वाले लोगों के लिए होता है। अगर आप कॉर्नर की तरफ जाओगे तो ज्यादा डाटा नहीं मिलेगा आपको, रिपीटेशन, एक का दुक्का बंदे मिलेंगे जो फेलियर होते हैं, एक का दुक्का बंदे मिलेंगे जो टॉप पे आ रहे होते हैं, वरना ज्यादातर जो लोग होते हैं दुनिया में वो क्या होते हैं, एवरेज होते हैं। सिंपल, ज्यादातर जो डाटा होता है वो क्या होता है, किसी भी चीज का वो एवरेज के अराउंड लाइज करता है। चलिए, तो सबसे पहले बात आती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर मीडियन, सॉरी इसको हम बोलते हैं मीन, वही एवरेज की बात होती है ना, मीन। अब उसके बाद चेबीशेव रूल कहता है कि ना यहां से एक लाइन खींचो, कहां पे, ये कह रहा है मीन माइनस में 1 स्टैंडर्ड डेविएशन,
मीन माइनस में 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी। फिर यहां से एक लाइन खींच दो फिर दोबारा से, वो कहां पे ये है, ये प्लस का है, सॉरी प्लस वाली साइड बढ़ती है ना, ये मीन प्लस में 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये है लाइन मीन प्लस में सॉरी माइनस में 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। सेम ऐसी अगली लाइन जो कि हो जाएगी म्यू प्लस में 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसे म्यू माइनस में 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके केस में क्या होता है कि जो इन दोनों का डिफरेंस है, कहां का, इसका और इसका डिफरेंस, यानी कि एक स्टैंडर्ड डेविएशन का जो डिफरेंस होता है वो होता है 68%। कितना होता है 68%, यानी 68% जो लोग होते हैं वो इसी डाटा के अंदर अराउंड आते हैं, एवरेज लोगों के आसपास आते हैं। जो बाकी का रह गया ना 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का जो डिफरेंस होता है, यानी कि ये जो पूरा डिफरेंस है ये कवर करता है 95% डाटा को। किसको कवर करता है 95% डाटा को। और जो लास्ट का बच गया ये वाला, ये पूरा जो डिस्टेंस है 3 स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये कवर करता है 98% डाटा को। किसको कवर करता है 98% डाटा को। बाकी जो डाटा रह गए वो इससे छोटे और इसके इधर वो 1% मान लेते हैं, क्योंकि वो बहुत कम संख्या में होते हैं इसलिए इधर, क्योंकि ज्यादातर जो लोग होते हैं वो एवरेज के कंडीशन में ही लाइज करते हैं। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कहा जाता है। ठीक है। चेबीशेव रूल कहता है कि यहां पे आपको दूसरे तरीके से डाटा देखना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हर बार जरूरी नहीं है कि ग्राफ सेम ही बने। कई बार जो ग्राफ होते हैं वो कुछ ज्यादा पीक वाले होते हैं और कई बार जो ग्राफ होते हैं वो थोड़े से स्टीपर होते हैं। सॉरी, कई बार जो ग्राफ होते हैं वो थोड़े से स्टीपर होते हैं। सिंपल जी। तो ऐसे केस में जो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है ना वो अलग डाटा दिखा सकता है, क्योंकि ज्यादातर अगर मान लो स्टीपर ग्राफ है तो मतलब कि लोग साइडों में फैले हुए भी हैं, और अगर मान लो ज्यादातर टॉप पे जा रहा है अगर ग्राफ तो फिर मतलब वही है कि एवरेज जो होगा वो यहीं पे लाइज करते होंगे। ठीक है जी। तो ये केस कैसे पता चलेगा सर आपके लिए कि कैसा डाटा है हमारे पास, तो चेबीशेव रूल यहाँ पे लगा सकते हो, और वो फॉर्मूला कहता है कि 1 माइनस में 1 अपॉन में k स्क्वायर आपको करना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपके पास जो डाटा है वो किस तरीके का है। सिंपल इतना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जो k स्क्वायर है, k की वैल्यू यहाँ पे क्या रखोगे सर, k की वैल्यू यहाँ पे वही रखना है जैसे यहाँ पे 1 स्टैंडर्ड डेविएशन था, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन था, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन था, वही वैल्यू उठा के आपको यहाँ पे पुट करनी है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। बस इनका थोड़ा सा रूल अलग है। ये कहते हैं अगर जैसे कि 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में आया तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन तो वही सेम है, यानी मीन में से आपको क्या करना है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस करना है, यहाँ पे मीन में से आपको प्लस करना है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जो डाटा निकलेगा ये उतना ही निकलेगा 68%। ये कहते हैं यानी 68% नॉर्मल है कि ज्यादातर लोग एवरेज के आसपास ही रहते हैं, चाहे यहाँ के हो चाहे यहाँ के हो, ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। ठीक है जी। आते हैं चेंज कहां से होता है, चेंज होता है यहां से सेकंड ऑर्डर डेविएशन से। सेकंड ऑर्डर डेविएशन जो है वो कहलाता है कि मीन में प्लस करना है, सॉरी यहाँ पे 1 था, यहाँ पे मीन में प्लस करना है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे मीन में से माइनस करना है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जो डिफरेंस निकल के आएगा, ज्यादातर जो डाटा होते हैं यहाँ पे इनका जो परसेंटेज होता है वो लगभग होता है 75%। कितना होता है 75%। और जो थर्ड ऑर्डर डेविएशन होता है, थर्ड ऑर्डर जो डेविएशन होता है इनका परसेंटेज निकल के आता है 89%। ये कौन कहता है, चेबीशेव कहता है, डेविएशन के हिसाब से हमें पता चलता है। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था, पक्की बात है, बढ़िया। तो इनका डेविएशन का रूल अलग है, इनका डेविएशन का रूल अलग है। ये लोग कहते हैं कि सारी चीजें जो होती है एवरेज की तरफ ही होती हैं, चाहे वो कितनी दूर तक जाए, थोड़े बहुत होते हैं बाहर की तरफ। लेकिन ये चेबीशेव रूल कहता है कि 68% तो रहेंगे लेकिन बाकी सब में ना थोड़े से और फैले हो सकते हैं डाटा के अंदर। ठीक है जी। तो बस ये सिंपल सा रूल था। अब आपको क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेंगे, जो कि दिखा देता हूं आपको एक बार क्वेश्चन। इसमें नहीं है सर, अगले वाले क्वेश्चन पेपर में है। अगर अगला क्वेश्चन पेपर मेरा करवाने का टाइम मिल गया मेरे को तो फिर मैं उसमें बता दूंगा कि इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे यहाँ पे रूल निकालते हैं। बाकी और कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाएगा। आपको बोल देगा म्यू माइनस में 2 स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, तो कुछ नहीं करना है, ये जो 2 उठा के यहाँ पे पुट कर देना है। तो 1 माइनस में 1 अपॉन में 2 स्टैंडर्ड डेविएशन यानी k का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 अपॉन में 1 माइनस में 4। ठीक है जी। इसको बोल देंगे 3/4, जो कि कितना आ गया 65%। और 65% कहां पे लाइज कर रहा है, 65% जो लोग हैं वो इसी के अंदर आ रहा है, मतलब 68% के अंदर ही आता है। यानी जो आपका एरिया है जहां पे आपको डेविएशन दे रखा है या फिर जो आपको एरिया दे रखा है वो ये वाला एरिया लाई करता है। सिंपल से। तो इस तरीके से आपको बताना है कि जो फ्रीक्वेंसी है, जो ये जो कर्व है या फिर जो वैल्यूज हैं वो कहां पे आ रही है, वो इसके अंदर आ रही है। बस एक चीज और, क्योंकि यहाँ पे माइनस दे रखा है तो ये वाली पॉजिटिव वाली वैल्यू भी नहीं आएगी। यहाँ पे ये जो डाटा है इन्होंने बताया है वो केवल नेगेटिव वाली वैल्यूज के अंदर आएगा। अगर यहीं पे प्लस होता तो वो इसके अंदर आता। अगर यहाँ पे दोनों दिया होता प्लस माइनस तो पूरे डाटा के अंदर कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। वो जो इंसान है, वो जो क्या बोलते हैं डाटा है आपके पास, वो इस पूरी डाटा की सीरीज के अंदर एवरेज के आसपास लाई कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं। वहीं पे अगर यहाँ पे 3 दे दे तो 3 के हिसाब से करना है, तो वो डाटा जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। सिंपल से, कोई दिक्कत नहीं, आसान था। आगे चलते हैं।
इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे शायद, इस चैप्टर के अंदर भी दे रखा होगा क्वेश्चन, मैं आपको आगे करवा दूंगा, मेरे को लगता है इसी चैप्टर में, इसी क्वेश्चन मतलब इसी पेपर में दे रखा होगा आपको क्वेश्चन, क्योंकि आता है कई बार चेबीशेव रूल के बारे में पूछने के लिए बोल देता है आपको। चलिए जी शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है जी। क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग सैंपल ऑफ 5 मेजरमेंट, 5 आपको मेजरमेंट के सैंपल दे रखे हैं, कह रहा है रेंज निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो और आपको वेरिएंस निकालना है। चलिए जी सिंपल है, तो कैसे निकालेंगे, हाँ जी, कंसीडर द फॉलोइंग सैंपल्स ऑफ 5 मेजरमेंट, आपको दे रखा है 5 मेजरमेंट का सैंपल, यानी कि 6, 7, 7, 6 और 9। कह रहा है आपको क्या निकालना है इसके अंदर, आपको निकालना है रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और ये सब चीजें निकालनी है। चलो जी सिंपल है, रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस में लोएस्ट, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है 9, माइनस में लोएस्ट वैल्यू कौन सी है 6, रेंज आ गया आपका 3, खत्म, ठीक है जी। अब आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, पहले इसका मीन निकाल के माइनस करना पड़ेगा, है ना, तो मीन निकाल लेते हैं। और 7 7 14 7 7 7 14 7 8 20 7 4 28 7 5 35, 7 5 कितना हो गया 35, तो ये हो गया 35, 35 बटे 5, आपका आंसर आ गया 7, तो एवरेज जो वैल्यू आई वो 7 आई। तो बस कुछ नहीं करना आपको, क्या करना है अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, तो x में से आपको माइनस करना है मीन, और से x में से जैसे ही मीन माइनस करोगे तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आपके पास 1, ये हो जाएगा 0 और फिर हो जाएगा आपके पास माइनस का 1, फिर हो जाएगा आपके पास 2, सिंपल जी। चलो x में से मीन माइनस करना था, ठीक है जी, माइनस माइनस, ठीक है चलिए हो गया। तो अब क्या हो गया, अब आपको करना है, नहीं यहाँ पे 0 आएगा ना, ठीक है, तो x माइनस में मीन आपने किया था उसका आपको स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर देंगे तो ये हो गया 1 0 0 1 और 2 दूनी 4, बस आपको टोटल करना है, तो 4 5 6 6 हो गया 6। यहाँ पे वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस में मीन का जो आपने स्क्वायर किया है उसको नंबर से डिवाइड करना है बस खाली आपको, तो 6 को नंबर से डिवाइड कर देंगे, यानी कितने नंबर है 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.2, तो ये आपका बन गया क्या वेरिएंस। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए बस आपको क्या करना है, रूट निकाल देना है वेरिएंस का, यानी कि 1.2 का आपको क्या कर देना है, रूट कर देना है, आपका आंसर आ गया किसका, वेरिएंस का, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का। कह रहा है ऐड 5 टू ईच मेजर एंड रिपीट द पार्ट ए, आपको 5 ऐड कर देना है सबके अंदर और फिर रिपीट करना है सेम फॉर्मूला, तो जी कुछ दिक्कत नहीं है वही कर लेंगे, तो 5 सब में ऐड कर देंगे, तो 6 5 हो गया हमारे पास क्या 11 और ये हो गया 12 12, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद हो गया 9 5 24, सॉरी 14, ठीक है जी। चलिए निकाल लेते हैं, तो x में से हमको मीन माइनस करना है, जो कि आपके पास वैल्यू आएगी यहाँ पे, मीन कितना है इस बार मीन हो जाएगा 12, यहाँ पे हो गया -1 0 0, फिर उसके बाद 1 माइनस का, और उसके बाद हमारे पास आ गया 2, फिर उसके बाद सेम वही चीज है सर, कुछ और फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम वही चीज आएगी 1 0 0 और 1 और 4, ठीक है जी। और यहाँ पे टोटल कितना आ गया 6, मीन निकाल लिया है, वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस वही आएगा 1.2 और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास वही आएगा √1.2, ठीक है जी। मीन आप निकालने जाओगे, सॉरी वो निकालना था ना, रेंज हाईएस्ट माइनस में लोएस्ट होता है, हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 14 है, माइनस में लोएस्ट वैल्यू हमारे पास 11 है, तो आपको वही आंसर मिलेगा 3, ठीक है जी। तो मैंने बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस से जो चेंज इन ओरिजिन होता है ना उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी चाहे आप कुछ भी वैल्यू प्लस कर लो कुछ भी वैल्यू माइनस कर लो, इससे इफेक्ट नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो किससे पड़ता है, वो पड़ता है क्या बोलते हैं चेंज इन स्केल से, यानी जब आप कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तब फर्क पड़ता है, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, 5वां क्वेश्चन। तो भाई फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होने का मतलब है कि जो आपके 30 नंबर थे ना वो आपके पक्के हो चुके हैं, यानी कि अगर मान लो इस पूरे टेस्ट में से भी अगर आपको एक क्वेश्चन भी नहीं आता, जैसे चेबीशेव लॉ नहीं आता, वो कितने का होगा, 4 से 6 नंबर क्वेश्चन होगा, मैंने अभी देखा नहीं पेपर, याद होगा तो बता दूंगा, ठीक है जी। अरे मतलब उतारा वहीं से, बस मैंने नंबर नहीं उतार रखे ना यहाँ पे, ठीक है जी, फोन में क्वेश्चन भी पढ़ते तो मैंने वहीं से उतार दिया फिलहाल। तो 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, मतलब क्वेश्चन होगा चेबीशेव लॉ वाला, तो 4 से 6 नंबर हटा दो तो अभी आपके 24-25 नंबर पक्के हो जाएंगे, तो 80 नंबर के पेपर में से 24-25 नंबर आपके यहीं पे पक्के हो रहे हैं। अभी तो पूरा पेपर बाकी है जिसमें से आप कुछ भी एक आधा क्वेश्चन कर देते हो तो आप आराम से पास हो सकते हो, ठीक है जी, पासिंग मार्क्स आपको मिल जाएंगे यार अच्छे तरीके से, अगर आप करके आते हो ढंग में अच्छे तरीके से, क्योंकि ये तो बेसिक कंसेप्ट है जो आपको बेसिक मैंने करवाया। आगे चलते हैं जी, अब करते हैं पार्ट 2, एक बार फिर पॉज कर दूं फिर वरना दिक्कत हो जाए वीडियो ना बने। हाँ भाई तो श्योर है, चलिए फिर तो आते हैं अपने टॉपिक पे, और अब आता है पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2 डाइस आर टॉस्ड, 2 डाइस आपने उछाले, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ऑफ द फर्स्ट डाइस, तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है पहले डाइस के ऊपर, यानी कि प्रोबेबिलिटी पहले डाइस का मतलब क्या है कि उस पे क्या आ जाए ऑड नंबर, ऑड ऑन फर्स्ट डाइस, ठीक है जी। और प्रोबेबिलिटी बी की क्या होगी, बी की प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है और ए टोटल ऑफ 7, और क्या आ जाए एक टोटल ऑफ 7, टोटल ऑफ 7 यानी एक टोटल 7 आ जाए। तो आपको पता है 2 डाइस उछालने में सैंपल स्पेस क्या बनता है, तो आपको पता ही होगा सर
यहाँ पे 1 1 से चालू होता है और 1 6 तक जाता है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं 6 6 1 से चालू होता है और ये 6 6 तक जाता है। टोटल जो हमारे पास सैंपल स्पेस बन के आता है वो आता है 36 का, यानी टोटल सैंपल स्पेस क्या हो गया 36। तो 36 में से ऐसे कौन से जिन पे फर्स्ट वैल्यू मतलब की क्या आ जाए और नंबर आ जाए, पहले डाइस पे क्या है और नंबर। तो देखो ये पूरी लाइन है जिस पे और नंबर आएगा, एक उसके बाद 2 1 3 1 4 1 5 1 ऐसी वाली लाइन। तो एक तो फर्स्ट डाइस पे और नंबर आना चाहिए, तो ये और नंबर है फर्स्ट डाइस पे, यहाँ पे भी और नंबर है फर्स्ट डाइस पे, तो ये पूरी लाइन, यहाँ पे भी और नंबर है फर्स्ट डाइस पे, तो ये पूरी लाइन, यानी कि 3 लाइनें हैं, यानी कि 3 लाइनें हैं मल्टीप्लाई में 6 6 6, यानी कि कितना हो गया 18। तो टोटल सैंपल स्पेस बन गया 18 बटे में कितना 36। तो 36 में से 18 वैल्यू आ जाएंगी, तो क्या बोलते हैं मेरा पहला जो इवेंट है वो हो जाएगा, पहले की प्रोबेबिलिटी आ गई। दूसरा कह रहा है टोटल नंबर ऑफ 7 आ जाए। 7 टोटल नंबर कब आएगा, 7 कब आ सकता है, जब 6 और 1 जोड़ेंगे तब 7 आएगा, 5 और 2 जोड़ेंगे तब 7 आएगा, 4 और 3 जोड़ेंगे तब 7 आएगा, 3 और 4 जोड़ेंगे तब 7 आएगा, और उसके बाद क्या बोलते हैं 2 और 5 जोड़ेंगे तब 7 आएगा, और 6 और 1 जोड़ेंगे तब 7 आएगा। यानी जो टोटल वैल्यू बनती है यहाँ पे वो बनती है कितनी, ये बन जाती है 6 1 5 2 3 4 4 3 और उसके बाद 2 5 और 1 6। ठीक है जी। तो ये सैंपल स्पेस आपका पूरा बन के आ गया यहाँ पे। और कितनी वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज है हमारे पास कितनी 1 2 3 4 5 6 6, तो ये हो गया 6 बटे में 36। ठीक है जी, दोनों के सैंपल स्पेस आ गए। अब हमको क्या करना है, अब हमको देखना है बस खाली दोनों में से कोई सी वैल्यू आ जाए, यानी कि हमको क्या देखना है दोनों का यूनियन, दोनों का यूनियन यानी कि दोनों को मिलाकर कितना आना चाहिए। एक सेकंड, और नंबर ऑन फर्स्ट डाइस और ए टोटल ऑफ क्या बोलते हैं, ठीक है कुछ नहीं बस निकाल लेते हैं फिर। तो यूनियन निकालना है। अभी इसका यूनियन कैसे निकालें, ये तो सिंपल ही है सर, नहीं कॉमन भी है ना कुछ, तो भाई उसको माइनस करना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं कि इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, इंटरसेक्टिंग निकालते हैं पॉइंट। तो कॉमन वैल्यू कौन सी है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 5 2 जो है ये कॉमन वैल्यू है 1, जिसमें आगे और नंबर है लेकिन इनको जोड़ देने पे क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो पहला कॉमन वैल्यू हो गया 5 और 2। दूसरा कॉमन कौन सी आ रही है, 3 और 4 की वैल्यू कॉमन आ रही है, तो हो गया 3 और 4 की वैल्यू कॉमन है। ठीक है जी। अगली कॉमन है 1 और 6, 1 और 6, तो 3 वैल्यू हमको दिखाई दी जो क्या है कॉमन है, तो हम बोल सकते हैं 3/36 है प्रोबेबिलिटी दोनों के कॉमन वैल्यू आने की। तो बस हमें और बोल रखा था उसने, तो हमको यूनियन निकालना है। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी कैसे निकलता है, तो आपको पता ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो हो गया 18 बटे में 36 जमा में 6 बटे में 36 और उसके बाद माइनस में 3 बटे में 36। सॉल्व कर लेंगे, 18 और 6 हो गया हमारे पास कितना 24, 24 में से 3 गए 21, तो 21 बटे में 36 और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आपका आ गया। ठीक है जी, खत्म क्वेश्चन। सिंपल था, आसान था, बस ऐसे ही करके आना है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अच्छा इसको काट सकते हो भाई 3 के बारे से, 3 7 21 और 3 के बारे में 12 पे आता है, तो 7/12 आपका आंसर आ जाएगा, बाकी और कुछ नहीं। शुरू करते हैं इसका बी पार्ट। हाँ भाई शुरू है, तो चालू करते हैं सर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ए बैग कॉन्टेन 4 व्हाइट बॉल्स, 5वें का दूसरा है, एक बैग में 5 व्हाइट बॉल है, सॉरी 4 व्हाइट बॉल है, 4 व्हाइट बॉल है, 5 रेड बॉल है और 6 है ब्लैक बॉल्स। पहली चीज हमें निकालना क्या है, हमने 4 बॉल रैंडमली कोई भी निकाल लिया है। कह रहा है नो बॉल्स ड्रॉन इज ब्लैक, कोई भी जो बॉल निकाली है वो ब्लैक नहीं होनी चाहिए, ब्लैक नहीं होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। चलिए जी, तो हम पहली बात तो हम क्या बोलते हैं 4 बॉल निकाल रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी तो लिखते हैं। तो मेरे को टोटल बॉल कितनी है, टोटल मेरे को दिख रही है 6 4 10 10 5 15, टोटल 15 बॉल है, यानी सैंपल स्पेस बन गया 15। तो 15 में से मेरे को कितनी बॉल निकालनी है, मेरे को 4 बॉल निकालनी है, सिंपल। चलिए अब वो बॉल जो है वो ब्लैक नहीं होनी चाहिए, ब्लैक नहीं होनी चाहिए मतलब ब्लैक के अलावा कुछ भी हो सकती है, यानी कि रेड भी हो सकती है व्हाइट भी हो सकती है। तो रेड और व्हाइट यानी कि मेरे को कितनी चाहिए 9 बॉल्स में से मेरे को कोई बॉल निकालनी है ना जी, वो चारों बॉल्स 9 बॉल्स में से होनी चाहिए, ब्लैक वाली मेरे को एक भी नहीं चाहिए। तो बस 9 बॉल्स में से मेरे को कितनी बॉल निकालनी है 4, बस इसको सॉल्व कर दो आपका आंसर आ जाएगा। अब मैंने कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना बता रखा है आपको पहले से ही। कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल और ब्रैकेट में n माइनस में सॉरी r फैक्टोरियल और यहाँ पे n माइनस में r फैक्टोरियल, सिंपल से। चलिए शो करते हैं। n फैक्टोरियल यानी कि कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 9 बटे में ये हो गया आपके पास कितना 4 और 9 में से 4 गए तो बच गया 5 फैक्टोरियल। नीचे सॉल्व कर लेते हैं 15 फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 15 में से 4 गए तो 11 फैक्टोरियल। ठीक है जी, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 4 से ये 4 कट जाएगा
9 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, 9 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 5 फैक्टोरियल, इससे ये कट जाएगा। 15 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, 15 मल्टीप्लाई में 14 मल्टीप्लाई में 13 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई में 11 फैक्टोरियल, तो इससे ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बची है वो बची है 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार फटाफट से। तो हो गया 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 6 2 जा 12 हो गया हमारे पास, 7 2 जा 14 हो गया हमारे पास, 4 से 1 कट गया, यहाँ पे बच गया 2, और इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो गया, ये हो गया 3 2 जा 6, तो 6 अपॉन में यहाँ पे हो गया 13 5 जा 65, तो 6 अपॉन में 65 आपका आंसर आ गया। सिंपल जी, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे, खत्म आपका। आगे कह रहा है एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर, आपको एक बॉल चाहिए वो भी हर एक कलर की, एक बॉल चाहिए वो भी आपको हर एक कलर की। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। क्यों मुश्किल है, देखिए क्यों मुश्किल है वो देखिए, आपको देखिए यहाँ पे 3 कलर की बॉल रखी है और आपको कितनी बॉल्स निकालनी है, 4 बॉल निकालनी है। अगर हर एक कलर की बॉल चाहिए तो फिर आपके पास 3 ही तो बॉल आएंगी, यानी कि 4 बॉल निकालने के लिए कोई एक बॉल ऐसी होगी जो आपको 2 निकालनी पड़ेगी। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब चालू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं ए, बी और सी ऑप्शन। ए में मान के चलते हैं कि हमने 2 बॉल निकाली है व्हाइट, यानी हम 2 बॉल निकाल सकते हैं व्हाइट वाली, एक बॉल निकाल सकते हैं रेड वाली, एक बॉल निकाल सकते हैं कौन सी, आपकी ब्लैक वाली। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे अगली बार मान के चलते हैं 2 रेड निकाल रहे हैं, तो एक बॉल आ जाएगी आपके पास व्हाइट, 2 आएगी आपके पास रेड और एक बॉल आएगी आपके पास ब्लैक। अगले में 2 ब्लैक निकालते हैं, तो एक व्हाइट हो गई हमारे पास, एक रेड हो गई हमारे पास, और क्या हो गई 2 ब्लैक बॉल्स हो गई हमारे पास। सिंपल। चलिए अब एक बार निकालते हैं फटाफट से कि इनके पे मतलब इनकी निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 2 व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कुछ आइडिया है आपको? 2 व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बॉल निकालनी है सबसे पहले, तो 2 व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल व्हाइट बॉल हमारे पास कितनी है, 4, तो 4 में से हमको 2 निकालनी है, तो 4 C2 यहाँ पे निकालनी है, तो ये हो जाएगा 4 में से नहीं 5 में से, 5 में से ये निकालनी है तो 5 C1। अगला 6 में से हमें कितनी निकालनी है, 1 निकालनी है, तो 6 C1। ऐसे ही अगले में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4 C1, यहाँ पे 5 C2 और अगले में 6 C1। अगले में करेंगे तो 4 C1, अगले में 5 C2, सॉरी C2 नहीं, यहाँ पे C1 क्योंकि एक ही निकालनी है ना रेड बॉल, तो इस बार 6 C2 सॉरी, क्योंकि 2 निकालनी है हमें ब्लैक बॉल। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं फटाफट से। तो 4 C2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 4 परम्यूटेशन अपॉन में 2 परम्यूटेशन और यहाँ पे 4 माइनस में 2 यानी कि परम्यूटेशन, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 आ गया और इससे ये 4 जो है 4 को मतलब क्या लिखते हैं 4 3 2 1 ऐसे ही ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 1 कट गया, 2 3 6, तो यहाँ पे आ गया 6। कितना आ गया, कहाँ पे, ये रहा 6। सिंपल ना। चलिए जी आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या चाहिए 5 C1, तो 5 C1 कैसे निकलेगा, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 और अपॉन में नीचे क्या चाहिए हमें, सॉरी 5 फैक्टोरियल अपॉन में हमारे पास आ गया 1 चाहिए था ना, तो 1 फैक्टोरियल और यहाँ पे हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है जी, तो 5 इसका आंसर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई में। अगले क्या करते हैं 6, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। ये समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल और यहाँ पे 6 माइनस में 1 फैक्टोरियल, यानी कि कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5 और इसको लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई में 5 फैक्टोरियल, 5 से 5 कट जाएगा, आपके पास बच गया 6। ठीक है जी, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप आराम से। तो ये हो जाएगा 6 की 36 को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो आपके पास हो गया 1 अपॉन में 80। 1 अपॉन में 80 अपॉन में नीचे क्या रहेगा, नीचे आएगा टोटल, हमको कुछ क्या चाहिए 15C4। 15C4 को हमने अभी भी निकाला था, 15C4 कितना था हमारे पास था भाई 15C4, ये रहा, कर ही लेता हूं मैं, तो 15 फैक्टोरियल अपॉन में C4 4 था ना, तो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 11 फैक्टोरियल। ठीक है जी, तो 15 को लिखता हूं मैं 14 13 12 और 11 लिखूंगा जैसे कि साथ ही वैसे ही कट जाएगा, इससे 4 से काटना है बस, खाली 4 किया हो गया 12। अब बस इसको मल्टीप्लाई करना है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, ठीक है जी, देखते हैं बाद में करते हैं इसको लास्ट में। ठीक है जी, तो इसको याद कर देंगे, इसको लास्ट में करेंगे। ठीक है जी, चलिए इसको कर लेते हैं फिलहाल। तो 4C1 का मतलब क्या है कि 1 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 3 से 3 कट गया, तो इधर बच गया 4, इधर बचेगा हमारे पास 6 और इधर हमारे पास बचेगा 5C2। 5C2 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। 5C2 का मतलब क्या होता है, 5C2 का मतलब 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल होता है और जो कि नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2, 5 दूनी कितना हो गया 10। चलो जी, इसका आ गया 40 और क्या बोलते हैं 6 4 24 240। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो इसका आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका मल्टीप्लाई में 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 4 5 अपॉन में 2 लिखा हुआ है, कट गया मतलब 6 और 5,
2 लिखा है, 2 से 6 कट गया, बच गया 3, 3 मल्टीप्लाई में 5 कितना हो गया 15, तो इसका आ गया 15, तो 15 हो गया 5 चौक 20, ये 15 दूनी 30, 30 300, तो ये इसका आ गया 300। चलिए टोटल जो भी आएगा वो नीचे के इनके नीचे सेम ही आने वाला है, ठीक है जी, जो कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आने वाला है। तो अब इसको सॉल्व क्या निकालना था आपको, सबको कॉम्बिनेशन निकालना था ना, मतलब जोड़ के, तो कितनी पर वो बनेगी, तो जोड़ लेते हैं एक बार। 300 240, ये हो गया 540, 540 और 180, 540 640, 640 और 80, ये हो गया 720, तो ये आपके पास 720 और अपॉन में इन सबको मल्टीप्लाई करने पे, और इन सबको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है सर, मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है भाई 1365, तो एक बार चेक कर लेना, तो 1365, तो आपका चेक करने पे जो आपका आंसर आएगा वो ये आंसर आएगा। बाकी ये कट पिट के और सॉल्व हो सकता है तो और सॉल्व कर देना, बाकी आपकी मर्जी है। सिंपल जी, तो यहां पे खत्म हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन भी, ये हो गया आपका कौन सा 5वें का बी पार्ट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चालू करते हैं 6। देख लो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो, बस भाई ये थोड़ा सा अगर आप दिमाग खोल के जाओगे तो फिर अच्छे तरीके से कर पाओगे, वहीं पे दिमाग थोड़ा सा बंद हो गया तो फिर दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन कह रहा है लिखा होगा साइड में, ठीक है, ए नंबर इज चूजन एट रैंडम अमंग द फर्स्ट 120 नेचुरल नंबर्स, 120 नेचुरल नंबर्स में से आपने एक नंबर चूज किया, ठीक है जी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर चूजन बीइंग ए मल्टीपल ऑफ 5 और 15, 5 और 15 का मल्टीपल होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। सबसे पहले 5 का मल्टीपल होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो 1 से लेके 120 तक में 5 के मल्टीपल कितने हो सकते हैं, तो आपको पता ही होगा, है ना जी, पता है। तो प्रोबेबिलिटी हम ए निकालते हैं, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल क्या हो गया, तो 5 से मल्टीप्लाई होने वाले 5 10 15 20 ये सब चीजें होती हैं, तो कुछ नहीं करना आपको, निकालने के लिए टोटल 5 से डिवाइड कर देना है, 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24, तो आपका मल्टीपल ऑफ 5 कितना आ गया 24 नंबर हो सकते हैं ऐसे जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं, जैसे 5 10 15 20 ऐसे करते करते। चलिए जी दूसरा कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीपल ऑफ 15, 15 का मल्टीपल कैसे निकलेगा, तो बस 120 को डिवाइड करना है किससे 15 से, 15 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा 15 15 6 90 15 15 8 120, ठीक है जी, 15 8 होता है 120, तो ये हो गया आपका सैंपल स्पेस कितना 8। चलिए जी शुरू करते हैं, अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, तो आप देखो 15 जब खुद डिवाइड हो रहा है 5 से, तो 15 के सारी मल्टीपल्स भी किससे डिवाइड होंगे 5 से, यानी जो 15 के सारे मल्टीपल्स है ना वही सारे क्या है इन दोनों में कॉमन है, यानी कि 15 हो गया 30 हो गया 45 हो गया, ये सब क्या है 5 में भी तो आते हैं, तो ये सारी वैल्यू कॉमन हो जाती है, यानी 8 के 8 सैंपल स्पेस जो है वो कॉमन वैल्यू में आते हैं। सिंपल इतना, बहुत अच्छी बात है। चलिए जी एक बार निकाल लेते हैं यूनियन, क्योंकि हमें यूनियन निकालने के बोलता, उसने और बोला था ना क्योंकि इसीलिए, तो बस कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है जी। सॉल्व कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ए की कितनी रखी है, ये देखिए आपको 24 था ना, हाँ जी, और इसकी दे रखी है आपको 8 और अगले की दे रखी है आपको माइनस में 8। अच्छा नीचे आएगा टोटल सैंपल स्पेस जो कि कितना है, टोटल वैल्यू कितनी आ सकती है, प्रोबेबिलिटी टोटल आ सकते हैं भाई कितने 120 नंबर थे ना, कहां से लेके 5 से थे, कहां से थे, सारे थे भाई 1 से लेके 120 तक थे नेचुरल नंबर्स थे, तो बस प्रोबेबिलिटी नीचे क्या आएगा 120 सैंपल स्पेस है, 120 में से हमको नंबर लेने थे, तो इससे कर दिया पूरा, आपका बच गया आंसर 24 अपॉन में 120। सिंपल जी, इतना इजी क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, लेट ए दे रखा है आपको पी, आपको क्या मान के चलना है कि जो ए की वैल्यू है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है आपको कितना पी के बराबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए अब ऑन बी दे रखा है आपको किसके बराबर, क्यू के बराबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए दे रखा है आपको आर के बराबर। कह रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन पी क्यू आर में आपको रिलेशनशिप बताना है क्या होगा, और एक्सप्लेन वो इवेंट ए और बी आपको दे रखा है कि ये वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अब देखो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है मतलब कि दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, यानी दोनों में कोई भी कॉमन चीज नहीं होगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी, 0 के बराबर होगी, यानी पहला क्या है उसने बोल दिया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी हमको पता है इन दोनों में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है। आगे चलो पक्का ना, चलिए अब इनमें कोई कॉमन वैल्यू नहीं है तो एक बार इसको निकाल के देखते हैं जो ये कह रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है जी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करने पे हमको मिलेगा इसकी वैल्यू जो कि दे रखी है क्यू के बराबर में इसकी वैल्यू जो हमको पता है 0 ही है, और इसकी वैल्यू कुछ भी लिख दो तो आपका 0 ही आएगा, यानी क्यू की वैल्यू क्या आ गई 0। सिंपल, चलिए आगे चलते हैं, दूसरा फॉर्मूला लगा के देखते हैं ये वाला पी ऑन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए इक्वल टू आपको फॉर्मूला पता ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए होता है जो कि कॉमन वैल्यू होती है, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है यहाँ पे, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको आर,
इसकी जगह कॉमन 0 आएगा, नीचे कुछ भी लिख दो, आपका आंसर क्या आने वाला है 0। तो आर की वैल्यू भी क्या आ गई आपके पास 0। सिंपल। अब दोनों की वैल्यू 0 हो चुकी है, आर की और क्यू की, दोनों की वैल्यू ही आपके पास क्या आ चुकी है 0। और जब दोनों की वैल्यू 0 आ चुकी है तो पी की वैल्यू क्या होगी? अब देखो पी 0 नहीं हो सकता क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ना नीचे, क्योंकि अब नीचे 0 आ गया कुछ भी चीज तो इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है जी। और कोई भी इक्वेशन नॉट डिफाइंड नहीं हो सकती तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ऊपर भी नहीं जा सकती, 0 भी नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा भी नहीं जा सकती। तो जब यहाँ पे पी है, पी जो होगा वो 0 से तो बड़ा होगा, ठीक है, और जो 1 है उससे छोटा होगा, 1 के बराबर या फिर उससे छोटा होगा। तो ये बन गई आपकी तीनों इक्वेशन, तीनों में क्या रिलेशन है वो चीज, ठीक है जी, तीनों की वैल्यू। सिंपल था, आसान था, बहुत अच्छी बात है। कह रहे बी इज सब क्या बोलते हैं इवेंट ऑफ ए, बी जो है वो सब इवेंट है ए का। बी अगर सब इवेंट ए का है तो अगर, यानी कि सब इवेंट का मतलब क्या होता है कि जो उन दोनों में कॉमन वैल्यू है ना, किसमें ए और बी में, जो इनमें कॉमन है वो क्या है, क्योंकि बी जो है वो इसी का एक पार्ट है। जैसे मान लो ए में क्या लिखा हुआ है 1 2 3 लिखा हुआ है और बी जो है उसमें लिखा हुआ है बस 2 3, तो जो बी है वो सब इवेंट है इसका, यानी कि इसके सारे एलिमेंट्स वो इसके अंदर आ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर ही है। सिंपल जी, इतना कह सकता हूं मैं। तो बस अगर ये बात कह रहा है तो इसमें क्या करने के लिए कह रहा है, तब रिलेशन बताने के लिए कह रहा है कि रिलेशन बताओ। चलो जी बता देते हैं। तो बी वाली वैल्यू कौन सी होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर। अब जब आपको पता ही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी, अच्छा इंटरसेक्शन कॉमन वैल्यू जो है वो पी बी के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ पी बी ऊपर आ गया, पी बी नीचे आ गया, तो आपको पता चल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी जो होगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, पक्का पक्का। तो ऐसे आप वैल्यू निकाल सकते हो। वहीं पे अगर दूसरी वैल्यू पुट करी जाए, यानी कि दूसरा फॉर्मूला पुट किया जाए ये वाला, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर वैल्यू क्या आएगी कॉमन, कॉमन क्या है पीबी, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा पीबी, तो जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या आ गई इसके बराबर, क्योंकि दोनों बराबर है ना इसीलिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मैं कह सकता हूं क्या पी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी पी। तो ये बन गया आपका ये वाला पॉइंट, ये बन गया आपका ये की 1 के बराबर होगा, और आपका खत्म हो गया क्वेश्चन, आपका खत्म हो गया रिलेशन समझाने वाला टॉपिक। ठीक है जी, इतना करके आना है बस, आपको छोड़ देना है, खत्म काम। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 पूरा, नहीं ए पार्ट हुआ, हाँ नहीं दोनों हो गए, ए और बी दोनों पार्ट हो गए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है, 7वें का ए पार्ट कह रहा है फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, दो इंडिपेंडेंट इवेंट है ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी दे रखी है ए की 0.4 है, कहां पे लिख दूं, प्रोबेबिलिटी दे रखी है ए की कितनी है 0.4, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपके पास बी की जो कि दे रखी है कितनी 0.2। कह रहे हैं आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए, और आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब देखो ये सब चीजें ना मैं आपको बचपन में सिखा चुका हूँ, ये सब जो सवाल है ना आप पहले ही कर चुके हो, चैप्टर्स के अंदर मैं सब करवा चुका हूँ भाई, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप खुद देख रहे हो, पहला क्वेश्चन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, 30 नंबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है जी। और ये वाले क्वेश्चन भी ऐसे ज्यादा तुरंखा वाले नहीं है जो आपको नहाते हो। चलिए जी फिलहाल सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो जब दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, जब दोनों क्या है इंडिपेंडेंट, तो उनमें कोई कॉमन वैल्यू होगी क्या? नहीं जी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्टिंग बी मैं कह सकता हूं ये 0 के बराबर है। इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, और जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते तो हमको पता ही है ये फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। अच्छा 0 के बराबर ये वाला तो फिलहाल हर जगह अप्लाई नहीं होता, लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में मैंने आपको सिखाया था ये वाला फॉर्मूला हर जगह अप्लाई होता है। कौन सा? कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है ना वो बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। ये फॉर्मूला मैंने स्पेशल सिखाया था इंडिपेंडेंट इवेंट के अंदर, ठीक है जी। तो अगर आपने पढ़ा हो अच्छे तरीके से तो भाई आपको याद होगा ये वाला फॉर्मूला। फिलहाल वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना देखा है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 0.2, तो मल्टीप्लाई में 0.2, 4 दूनी हो गया 8, यानी कि 0.08, ठीक है जी। तो आपका आंसर ये आ गया 0.08, किसकी वैल्यू? इंटरसेक्शन पॉइंट की। अब हमें निकालना है बी ऑन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए कैसे निकलेगा? ये निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्टिंग ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है जी। चलिए तो बी ऑन ए का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कॉमन वैल्यू 0.08 दे रखी है आपको, और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दिखाई दे रहा है 0.4। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट से नीचे आ जाएगा एक 0, और ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है जी। और इसको काटेंगे तो 8 बन जाए 8, 8 5 जा 40, 1 अपॉन में 5, यानी इसको बोल सकते हो आप 0.2, ठीक है जी। खत्म, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। और मैंने बताया भी था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, जब आपका इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तब, ठीक है जी। फिलहाल आपको निकालना है ए यूनियन बी।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, वही आपको पता ही है, बचपन से आप करते आ रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जमा में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्टिंग बी। चलिए जी, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.4, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.2, इसकी वैल्यू दे रखी है माइनस में 0.08। ठीक है जी, 4 5 6 यानी कि 60 में से 8 चला गया तो आपका कितना बचेगा 0.52। तो आपका खत्म हो गया सवाल पूरा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है भाई, 7वें का बी पार्ट जो है वो अच्छा है, ये कुछ ज्यादा वैसे मुश्किल नहीं है, हाँ मगर अच्छा है, क्योंकि मैंने बताया था बेस थ्योरम आएगी और बेस थ्योरम का ही क्वेश्चन दे रखा है आपको। ठीक है जी, ये पूरा बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। पढ़ते हैं क्या कह रहा है द कंटेंट ऑफ यूम्स फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर फॉलो। आपको कुछ दे रखी है डिटेल्स कि फर्स्ट यून्स, सेकंड यून्स, थर्ड यून्स और फोर्थ यून्स की डिटेल दे रखी है। कह रहा है वन यून्स इज चूजन एट रैंडम एंड 2 balls फ्रॉम इट, उसमें से 2 बॉल्स चूज करिए, एक यून में से आपने 2 बॉल्स चूज करिए। ठीक है जी, दे हैपन टू बी व्हाइट एंड रेड, और पहले ही बता दिया आपको कि वो क्या है, एक व्हाइट है और एक क्या है, रेड है। चलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे चूजन फ्रॉम यून फोर्थ, यानी कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये जो बॉल्स हैं वो चूज करिए कहां से, फोर्थ उसमें से, यून में से। कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल था, सॉल्व करें। चलिए जी शुरू करते हैं। एक बार फटाफट से मिटा दो बोर्ड, फिर उसके बाद आपको समझाता हूं कि क्या ऐसा क्वेश्चन है, क्या चीज है, नोट कर लेना भाई फटाफट। हाँ भाई, तो चालू करते हैं, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। कह रहा है बेस थ्योरम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कम फ्रॉम यून फर्स्ट। ठीक है जी, और जैसे ही मैंने बताया था बेस थ्योरम के अंदर आपको करना क्या होता है, तो बेस थ्योरम के अंदर बहुत सिंपल सा टॉपिक होता है, क्या आपको लेट करना होता है, लेट ई बी द इवेंट जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, दैट दे कम फ्रॉम यून फोर्थ। ठीक है जी, ई हमने मान लिया कि ये यून फोर्थ से आए हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4 के बराबर, क्योंकि हमारे पास कितने यून है, 4 ही तो यून है। लिख देता हूं यहाँ पे, पहले पास जो यून है उसमें है 4 व्हाइट, दूसरा ब्लैक, 2 ब्लैक और थर्ड 3 रेड। उसके बाद 2 व्हाइट 1 ब्लैक 1 रेड, 3 व्हाइट 2 ब्लैक 5 रेड, 4 व्हाइट 5 ब्लैक और 3 रेड। ठीक है जी, तो हमारे पास ये दे रखे हैं सारे के सारे, ये फर्स्ट यून है, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया हमारे पास, और ये लास्ट हो गया हमारे पास फोर्थ। सिंपल। अब चारों की अगर प्रोबेबिलिटी अगर आप पूछोगे तो सेम वैसी ही रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलते हैं फर्स्ट यून जो जाएगी हमारे पास 1/4, सेकंड की भी 1/4, थर्ड की भी 1/4। ठीक है जी, क्वेश्चन वाले ने बोला था जो हमने बॉल्स निकाली हैं वो बॉल्स कौन कौन सी हैं, एक है व्हाइट और एक है रेड। चलिए जी, अब उनकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं कि व्हाइट और रेड की बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो लेट द क्या माने आर मान लेते हैं, बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट एंड रेड बॉल फ्रॉम यून फर्स्ट। तो फर्स्ट यून में से आने के व्हाइट और रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये रहा व्हाइट और ये रहा रेड, तो व्हाइट और रेड यून के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फर्स्ट यून में से। तो देखो हमको कितनी बॉल निकालनी है, हमको कितनी निकालनी थी 2। ठीक है जी, तो हमको निकालनी है 2 बॉल्स, तो यानी अगर देखा जाए तो 12 में से हमें 2 बॉल निकालनी है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमें एक तो चाहिए व्हाइट वाली, यानी कि हमें एक बॉल निकालनी है व्हाइट वाली, तो एक में से एक ही थी क्या इसके पास, चलो एक ही है भाई, तो एक बॉल चाहिए हमें व्हाइट वाली, तो 1/1 हो जाएगा 1c1। दूसरा हमें इसमें से चाहिए थी दूसरी रेड में से, ये हो जाएगा 3c2 3c1, क्योंकि एक चाहिए हमें किसमें से, रेड में से। आगे चलते हैं। ठीक है जी, वैसे सेम निकालते हैं यहाँ पे सेकंड यूनिट में से, सेकंड यूनिट में से नीचे तो वही आएगा 12c2, हमें 2 बॉल चाहिए इस बार सेकंड यूनिट में से, जो कि हमारे पास आएगा कितना आ जाएगा ये, तो हमें चाहिए 2 व्हाइट में से, तो 2c2 2c1, और एक चाहिए हमें किस में से, रेड में से, तो 1c1। आगे चलते हैं थर्ड में से, ये बार बार नहीं लिख रहा भाई मैं। ठीक है जी, थर्ड में से करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3c1, क्योंकि एक व्हाइट में से चाहिए तो 3c1, एक हमें चाहिए रेड में से तो 5c1 अपॉन में 12c2, लास्ट करेंगे तो 4c1 और अगला हो गया 3c1 अपॉन में 12c2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो 12c2 को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 से 10 कट जाएगा, ये बचेगा यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई में 11 अपॉन में 2 से काट दिया तो ये बच गया यहाँ पे कितना 6, कितना बचा यहाँ पे 6, ये हो जाएगा टोटल कितना 66। सिंपल जी। चलिए
इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 अपॉन में 1 हो जाएगा, 1 अपॉन में 1, 1 में से 1 गया तो आपके पास बन गया 0, ऊपर बचा आपके पास, ये तो कुछ होगा नहीं, 1 अपॉन में 1 हो जाएगा, ठीक है जी, 1 का परम्यूटेशन, और यहाँ पे हो जाएगा 1 में से 1 गया, 0 परम्यूटेशन जिसको हम 1 ही बोलते हैं, और इससे कट जाएगा तो इसका 1 ही आएगा, ठीक है जी। तो 1 मल्टीप्लाई में यहाँ पे 3c2 3c1 तो क्या 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1, ठीक है जी, 3 में से 1 गया तो 2, 2 से 2 कट गया, बस आपके पास कितना बच गया 3, तो इधर आ गया 3, तो ये जो है हमारे पास कितना 1 मल्टीप्लाई में 3, ये हो जाएगा हमारे पास 3 अपॉन में 66, सिंपल इतना। चलिए यहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो देख लेते हैं। तो नीचे तो आ गया 66, सिंपल इतना। चलिए ऊपर देख लेते हैं, 2 परम्यूटेशन अपॉन में 1 परम्यूटेशन, मल्टीप्लाई में 2 में से 1 गया तो 1 परम्यूटेशन, तो इससे कटेगा कुछ भी तो 2 ही आएगा ऊपर, मल्टीप्लाई में इसको देख लेते हैं 1c1 तो 1 परम्यूटेशन 1 परम्यूटेशन 0 परम्यूटेशन जिसका आंसर 1 होता है, तो इससे कट गया 1 आ गया, तो इसका हो गया 2 में 66। चलिए जी इसको चेक कर लेते हैं, तो नीचे 66 तो आ ही रहा है, ऊपर देख लेते हैं 3 और 1 का मैंने निकाल चुका हूँ पहले से, 3 आएगा, और 5 1 का निकाल चुका हूँ पहले से ही, 5 आएगा। अगले चलते हैं, यहाँ पे 4 आएगा, मल्टीप्लाई में 3 आएगा, अपॉन में 66 आएगा, तो 4 3 हो गया 12 अपॉन में 66, और इसका हो गया 5 3 15 में 66। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब लगाते हैं हम अपना फटाफट से बेस थ्योरम, ठीक है जी। तो यहाँ पे लगा रहा हूँ भाई इसके नीचे। तो बेस थ्योरम क्या कहता है, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बेस थ्योरम क्या कहता है, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो आपने पहले से क्या सिलेक्ट कर लिया, कि यून फर्स्ट पहले से सिलेक्ट कर लिया है, तो ई आपने पहले से सिलेक्ट कर लिया है, ई आपने सिलेक्ट कर नहीं है प्रोबेबिलिटी, हाँ आपने रेड सिलेक्ट कर लिया ना, तो आर सिलेक्ट कर लिया और आपको E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो वो कैसे निकलती है, तो वो निकलती है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ऑन E1 मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन में सेम यही चीज दोबारा उतारोगे, जो ये सेम है ना, ये पूरी वैल्यू सेम यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ऑन E1 मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, फिर उसके बाद प्लस में ऐसी सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ऑन E2 मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो सेम ऐसे ही करते जाना है, ऐसी 4 3 मतलब 3 का भी और 4 का भी। चलिए जी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो इसकी वैल्यू आर ऑन E1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, तो 4th यून की वैल्यू कितनी है, 4th यून हमारे पास ये था, तो थी 12 में 66, तो 12 अपॉन में 66 मल्टीप्लाई में E1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1/4, तो 1/4 अपॉन में ये सेम ऐसे ही उतारना है, 12 ये हो गया 12 में 66 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस में अगला 30 यूनिट का देख लेते हैं, 15 और 66 है तो 15 अपॉन में 66 और मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस में अगला सेकंड यूनिट जो कि दे रखा है 2 अपॉन में 66 मल्टीप्लाई बाय सेकंड का कितना है 1 अपॉन में क्या होता है 4 प्लस में अगला है 3 अपॉन में 66 और मल्टीप्लाई बाय 1/4 सिंपल। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बस इतने पे खत्म हो जाता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं, आसान है, बस यहाँ पे सॉल्व कर लेना, कैलकुलेटर से आप आराम से सॉल्व कर लोगे, इजी रहेगा आपके लिए। फिलहाल अब चलते हैं सर 8वां, यानी कि आप देखो हमने ना 2 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, 2 पार्ट सॉल्व करने का मतलब है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया है। फर्स्ट पार्ट 30 नंबर का, सेकंड पार्ट जो होता है 10 नंबर का, यानी 40 नंबर का आपने पेपर सॉल्व कर लिया। 80 में से 40 नंबर आप आराम से कर सकते हो, आप जो पढ़ा है बस खाली 8 चैप्टर कर जाओ आराम से, आप 8 नंबर का ये मान लो 40 नंबर 50% स्कोर कर सकते हो, सिंपल सी। आगे चलते हैं, अब करते हैं थर्ड वाला पार्ट चालू, और थर्ड वाला पार्ट भी बहुत ईजी है, आप वो भी कर सकते हो आराम से स्कोर, आप चाहो तो 80 में से 60 नंबर ले सकते हो, ठीक है जी। ऐसे पेपर आते हैं, मतलब जो लास्ट की पार्ट है ना उसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, मुश्किल से जो लास्ट पार्ट होगा चौथा पार्ट होगा उसमें से आएगा बस खाली, और उतने में माथा मच्छी करने से अच्छा, भाई मैं बता रहा हूँ लास्ट के पार्ट्स में माथा मच्छी करने से अच्छा ना जो स्टार्टिंग के चैप्टर है ना उन्हीं को रिवाइज करके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके अच्छा कर लोगे ना तो ज्यादा नंबर गेन कर पाओगे, समझ में आ गया भाई। तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करना, फिर हम 8वां क्वेश्चन चालू करते हैं। 8वां क्वेश्चन है क्या, देख लो पहले कह रहा है गिवन द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ए और बी की आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल दिख रही होगी, ये टेबल दे रखी है, सारी वैल्यूज दे रखी है ए और बी की, आपको निकालना क्या है, कह रहा है कंप्यूट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ईच, आपको दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, यानी कुछ नहीं मीन निकालने के लिए कह रहा है, सिंपल से मीन निकालना याद है आपको, ठीक है जी। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन और उसके बाद क्या है क्या बोलते हैं दोनों में कंपेयर करना है कि कौन सी वैल्यू जो होगी ज्यादा होगी कौन सी वैल्यू कम होगी, इतना सिंपल है ना। मैं यहीं पे करवा देता हूं सर, एक करवा देता हूं, दोनों करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप एक से ही समझ जाओगे कि कैसे करना है, ठीक है जी। मैं एक ही वैल्यू निकालूंगा, दूसरे की वैल्यू नहीं निकालने वाला। चलो जी तो चालू करते हैं। पहला ए पार्ट जो दे रखा है उसमें दे रखा है एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4, प्रोबेबिलिटी दे रखी है पी ऑफ एक्स जो आपको दे रखा है कितना 0.5, हाँ जी तो आपको दे रखा है 0.5, उसके बाद 0.2 0.15, उसके बाद दे रखा है 0.10 और लास्ट में दे रखा है 0.05। चलिए जी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो आपको क्या करना होता है, पी एक्स को मल्टीप्लाई करना होता है एक्स से, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 से किया तो 0, 1 दूनी हो गया 2 0.2 आ जाएगा, 15 दूनी हो गया 30 यानी 0.3 हो गया, 10 3 30 यानी 0.3 हो गया,
5 चौक 20 होता है यानी 0.2 हो गया। बस आपको इसको टोटल करना होता है, तो इसको टोटल करेंगे तो 3 3 6 7 8 9 10, तो आपके पास आ गया 10, यानी कि कितना हो गया 1.0। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना आ गया आपके पास 1। ठीक है जी, तो आपका जो आंसर आया मतलब कि एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आ गई, मीन कितना आ गया आपके पास, तो आपका आंसर आ गया px आपको x से मल्टीप्लाई करने पे, उसका जोड़ करने पे, सिग्मा करने पे, तो आपका आंसर आ गया 1, यानी जो आपका मीन हो गया वो ये रहा मीन। सिंपल सर, आसान था। अब आपको कह रहा है क्या निकालना है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, कुछ नहीं सर, आपको x स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 0 1 4 9 और 16। अब आपको मल्टीप्लाई करना है px को किससे, इसको किससे, x स्क्वायर से। ठीक है जी, कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 आ गया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया यहाँ पे तो 6 यानी कि 0.6, और उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 0.9, और यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई किया तो 65 जो होता है 80 यानी 0.8। इसका टोटल कर लेते हैं। अब टोटल किया तो हमें पता चला 8 8 16 17 17 18 19 19 और 6 हो गया 25, यानी कि हो गया 2.5। तो बस स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप निकालना चाहते हो तो पहले वेरिएंस निकालना पड़ता है। वेरिएंस कैसे निकलता है, वेरिएंस निकलता है सिग्मा px और x स्क्वायर को सॉल्व करके, और उसमें से फिर माइनस करना पड़ता है हमको क्या, जो मीन होता है उसका स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू आई गई हमारे पास 2.5, इसमें से माइनस करना है आपको क्या चीज, आपको माइनस करना है मीन का स्क्वायर। मीन कितना है आपके पास 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा, तो 2.5 में से 1 गया तो फिर बचा 1.5, या आपके पास आ गया वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन कोई बोले आपको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इसका अंडर द रूट कर देना है, तो 1.5 का जो रूट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल जी, स्टैंडर्ड डेविएशन। कह रहा है अब आपको रिजल्ट कंपेयर करना है, तो भाई एक बार इसका भी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना, दूसरे वाले टेबल का बता देना फिर कौन सी वैल्यू ज्यादा है कौन सी वैल्यू कम है। सिंपल ना, इतना इजी क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते हो। देखो बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी पेपर आएगा, बस आपको माइंड अपना खोल के रखना पड़ेगा। माइंड खुला हुआ है तो आप आराम से कर पाओगे। जितना आपने किया है ना क्वेश्चन 4 चैप्टर करे उनके दोबारा एक बार रिपीट कर दो, दोबारा एक बार रिवाइज कर दो, बेस्ट भाई, आपका पेपर पार दोगे आराम से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कह रहा है 9वां क्वेश्चन, कह रहा है एक रैंडम वेरिएबल दे रखा है आपको x, फॉलो द कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, बट ए लोअर बाउंड्री। भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैंने अभी 8वां चैप्टर और 9वां चैप्टर नहीं करवाया, ये जो है 9वें चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है जी, वैसे बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है कि आप आराम से कर पाओ आपके एग्जाम्स में। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। कह रहे एक रैंडम वेरिएबल आपको x दे रखा है, फॉलो इज द कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विद ए लोअर बाउंड ऑफ 5, यानी जो लोअर बाउंड दे रखा है वो 5 दे रखा है, लोअर वैल्यू दे रखी है आपको 5, जो क्या बोलते हैं अपर बाउंड दे रखा है वो 35 दे रखा है, अपर बाउंड दे रखा है अपर वैल्यू जो कि 35 है, लोअर बाउंड यानी कि a बोलते हैं इसको हम, अपर बाउंड को हम b बोलते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द डेंसिटी फंक्शन fx, यानी फंक्शन जो दे रखा है उसकी हाइट क्या होगी। हाइट निकालने का फॉर्मूला सर, उसमें आप जब चैप्टर करोगे 9वां चैप्टर तब मैं आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से कि हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है 1/b माइनस में a। तो b कितना दे रखा है आपको, b दे रखा है आपको 35, उसमें से a घटाना है यानी कि 5 घटाया तो आपको बच्चा चल गया 1/30, ये आपकी हाइट आ गई किसी भी क्वेश्चन की। अगर आपको निकालनी है हाइट तो ऐसे निकाल सकते हो, आसान है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, बस खत्म। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अरे मीन निकालना तो सिंपल सी बात है, मान लो कोई डाटा दे रखा है उसमें 2 ही वैल्यू है, उसका मीन कैसे निकलेगा, बस दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, वही सेम। तो मीन यहाँ पे भी ऐसे ही निकलेगा, क्या निकलेगा a प्लस में b अपॉन में 2, यानी दोनों को जोड़ दिया 35 जमा में 5 डिवाइड बाय 2, तो 35 और 5 हो गया 40, 40 बटे में 2, आपका मीन कितना आ गया 20। खत्म जी क्वेश्चन, आसान था, पक्का पक्का, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं सी पार्ट। अच्छा हाँ, एक स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सर क्या होता है, तो इजी तौर पे याद करने के लिए मैं बता देता हूं। अगर 2 वैल्यू का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़े तो क्या होता है, अपने बचपन में किया था, एक से लेके इन्फिनिटी जो नंबर होते हैं उनका स्टैंडर्ड डेविएशन उसका जो होता है सम कितना होता है, तो आपको सिखाया होगा किसी ने माइनस का 1/12 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, सेम यही जो फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला इसका भी है वेरिएंस निकालने का। क्या निकालने का, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, बस यहाँ पे -1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू दे रखी है, तो आपको करना पड़ता है b माइनस में a। क्या करना पड़ता है, b माइनस में a, उसके बाद आप आराम से वही कर सकते हो अपॉन में 12 और इसका होल स्क्वायर। चलिए जी सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे 35 में से 5 गया तो बच गया यहाँ पे 30, 30 बटे में 12 पंजे होता है ये 30, यानी कि 5 का हमें स्क्वायर करना है, यानी कितना आ गया 25। और स्टैंडर्ड डेविएशन कोई बोले तो अंडर द रूट 25 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5। सिंपल तरह खत्म क्वेश्चन, सिंपल था, बस ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, अगर आपने पढ़ा होता है तो हो जाता है आराम से। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट x की वैल्यू, आपको सब कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी x की, अगर वो x क्या हो 10 से ज्यादा हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है सर, उस टाइम पे बताएगा, उस टाइम पे बताऊंगा फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू निकालने का। तो देखिए, तो जो आपने किया है ना यहाँ पे हाइट निकाली है, सेम वही फॉर्मूला होता है।
बस यहाँ पे ना ऊपर भी सेम वैल्यू आ जाती है। जैसे हाइट निकालने फॉर्मूला आपने क्या लगाया, 1 में b माइनस में a निकाला, सेम यही फॉर्मूला ऊपर भी लगा दो, यानी b माइनस में a। बस यहाँ पे आपको b जो है ना, ये वाली जो वैल्यू है, यहाँ पे आपको वो वैल्यू पुट करनी है, आपको यहाँ पे वो वैल्यू पुट करनी है जहां तक कि वो हाइट चाहता है। वो यहाँ पे किसकी हाइट चाहता है कि x की वैल्यू 10 से ऊपर होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 से ऊपर वाली पुट करनी है, यानी 10 पुट करना है। गला बैठ गया भाई बोलते बोलते, तो समझ लो ध्यान से आराम से। x की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो 10 माइनस में a की वैल्यू दे रखी है 5 अपॉन में 10 माइनस में 5, सिंपल जी, सॉरी 10 नहीं, b है, b कितना था, 35 था, सॉरी भाई माफी चाहूंगा, यहाँ पे हो गया 35। तो 10 में से 5 गए तो यहाँ पे बच गया 5, और यहाँ पे 35 में से 5 गए आपके पास तो बच गया यहाँ पे 30। इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 1/6। तो आपका क्वेश्चन खत्म। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। आसान था इतना, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया खत्म, बस इतना क्वेश्चन था। अगला कह रहा है एक्सप्लेन कंटीन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अच्छा ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है भाई, तो ये तो आराम से कर लोगे। कंटीन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो कोई भी डाटा अगर आपको इस फॉर्म में दिखाई देता है, नॉर्मल फॉर्म में दिखाई देता है, इसको बोलते हैं कंटीन्यूअस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल जी, तो इसको आराम से एक्सप्लेन कर देना क्या होता है, कंटीन्यूअस सीरीज क्या होती है, उसके अंदर क्या चीज होती है, बना के लिख दोगे, आराम से नंबर मिलेंगे। ठीक है जी, तो मेरी तरफ से अगर देखोगे तो नोवा चैप्टर मतलब नोवा क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है जी, अब चालू करना है आपका 10वां। अच्छा ये चीज एक कुछ चीज हो रहा है, सुनो ध्यान से, आपको ये सारे क्वेश्चन नहीं करने, आपको हर पार्ट के अंदर, चाहे ए पार्ट हो, बी पार्ट हो, सी पार्ट हो, डी पार्ट हो, कोई सा भी पार्ट हो, उसके अंदर से बस खाली 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, उससे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करने। तो कभी आप सारे के सारे क्वेश्चन लपेटने में लग जाओ और आपका टाइम वेस्ट चला जाए सारा का सारा। ठीक है जी, हर पार्ट में सिर्फ 2 क्वेश्चन करने। मैं तो लाइन से करवा रहा हूँ सारे के सारे, मेरे को लगता है कि कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है जी, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं करना। जो पहला क्वेश्चन है वो कंपलसरी था, उसमें हर एक पार्ट करना है, लेकिन जो बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपको 2-2 क्वेश्चन करने हैं हर पार्ट के अंदर। सिंपल जी, बहुत अच्छी बात है, शुरू करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10वें पे। क्वेश्चन नंबर 10वां दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है जी, 10वां भी भाई थोड़ा सा अलग है। 10वें में भाई एक जेड टेस्ट लगेगा। जेड टेस्ट आपको आगे वाले चैप्टर जो होंगे ना उनमें करवाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। जेड टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है सर? जेड टेस्ट का फॉर्मूला होता है जेड बराबर होता है, क्या बोलते हैं, जेड बराबर क्या होता है, हाँ जी भूल गया क्या मैं, जेड बराबर होता है भाई कुछ ना कुछ माइनस में म्यू होता है, अपॉन में होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। इधर क्या होता है, हाँ एक्स होता है, इधर कुछ नहीं है, नॉर्मल वैल्यू एक्स। जो भी आपको वैल्यू निकालनी होती है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे। म्यू, म्यू का मतलब होता है मीन, तो जो भी आपको मीन दे रखा होगा वो यहाँ पे पुट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा होगा तो यहाँ पे पुट करना है। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं सर जेड का, जेड टेस्ट का। ठीक है जी, कह रहा है नंबर ऑफ टेक्स्ट सेंट पर डे, क्या बोलते हैं, बाय ए सैंपल। कुछ लोग हैं जो कि क्या बोलते हैं टेक्स्ट मैसेज पे बात करते हैं, तो कह रहा है 811 टीन्स यानी 811 जो बच्चे हैं उन्होंने टेक्स्ट मैसेज पे बात किया। नॉर्मली वो एक दिन में बात करते हैं, तो कह रहा है मीन जो उनका आया, यानी कि वो एक बच्चा जो है वो एवरेज कितने मैसेज करता है दूसरों को, वो दे रखा है आपको 37, और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है आपको 7। देखो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन में मिल गया, आपको मीन भी मिल गया, 37 मिल गया मीन, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कितना मिल गया, 7। सिंपल, अब दोनों वैल्यू मिल गई है, बस जैसे ही आपको x मिल जाएगा वैसे ही आप क्या निकालोगे, आराम से z टेस्ट निकाल लोगे। ठीक है जी, कह रहे हैं क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन कह रहे हैं अबाउट हाउ मेनी टीन्स सेंट बिटवीन 24 एंड 38, 24 से लेकर 38 के बीच में कितने जो है वो टेक्स्ट मैसेज जो होंगे वो भेजे होंगे, वो आपको कैलकुलेट करना है। कोई दिक्कत नहीं सर, इसी के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। देखो 38 तो हमें पता है मीन हमारा है ना जी, तो मीन है हमारे पास 38। x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, x की वैल्यू कितनी दे रखी है जी 24। ठीक है, 24 और 38 के बीच में निकालना था ना कि कितना हमारे पास टेक्स्ट मैसेज भेजा गया है, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 7 दे रखा था। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें इसको घटा देंगे तो ये बचेगा 6, 6 और 8 हो गया 14, 14 यानी कि माइनस का बटे में 7 हो गया, -2 आपका आंसर आ गया। और ये जो है वैल्यू ये आपको पुट करके देखनी पड़ेगी, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको वो नहीं बताया था, क्या बताया था स्टार्टिंग में, अरे जो रूल बताया था, किस कौन था वो, हाँ जी चेबशेव रूल। जो चेबशेव रूल बताया था ना उसके अंदर आपको ये वैल्यू पुट करके देखनी है, तब जाके आप आराम से अपना आंसर निकाल पाओगे। सॉल्व कर लेते हैं एक बार कैसे। हाँ जी, तो आपका -2 आया, तो -2 का मतलब क्या है, -2 का मतलब है कि आपका जो आंसर है वो मीन माइनस में 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है जी, अब एक ग्राफ बना लेते हैं, उसके अंदर पुट कर देते हैं इनकी वैल्यूज। तो यहां पे होता है म्यू, यहाँ पे होता है +1 स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे होता है -1 स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे होता है -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे होता है +2 स्टैंडर्ड डेविएशन।
तो बस आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, +1 से लेके माइनस मतलब -2 से लेके +2 तक की यहाँ की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि -2 आपका आंसर आया ना। अच्छा -2 है बस खाली, तो आपको इतने की वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू एरिया कितना होगा, कितने बच्चे होंगे जो यहाँ पे ऐसे टेस्ट मैसेज करते होंगे, वो सब चीजें निकालनी है। सिंपल जी, चलिए सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला होता है म्यू माइनस में 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो म्यू आपको दे रखा है 38 माइनस में 2 स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है 7। ठीक है, 7 दूनी 14 हो गया, 14 38 में से चला गया तो आपको पता चल जाएगा भाई क्या, अरे 14 38 में से चला गया तो कितना आ गया, वही तो आ गया 24। ठीक है जी, तो ये वही वैल्यू होती है जो यहाँ पे दे रखी है। ठीक है जी, तो ये जो वैल्यू है यानी कि जो आपका आंसर आया कि कितना आंसर है -2, तो -2 उसके अंदर लाइज करता है। अब -2 के अंदर कितने बच्चे होते हैं जो मैंने आपको बताया था, तो उसकी परसेंटेज क्या थी भाई, हाँ जी, तो मैंने डायग्राम में बताया था सर आपको कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें यहाँ पे होता है 68%, जो सेकंड ऑर्डर क्या बोलते हैं वो होता है उसमें होता है 95%। तो बस इसकी 95% वैल्यू है। अब 95% वैल्यू है तो हाईएस्ट जो बच्चे थे हमारे पास वो थे 811 बच्चे, 811, लेकिन जो 95 बच्चे हैं वो इसके अंदर लाइज करते हैं, तो बस मल्टीप्लाई में 95% इसका निकाल देना है। लेकिन 95% निकालोगे तो फिर आपको ये सारी वैल्यूज पता चल जाएंगी, हमें तो बस खाली नेगेटिव वाली निकालनी है। तो क्या करना पड़ेगा, आधा भी करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप आधा कर दोगे तो आपको आंसर देखने को मिलेगा 385.22। ठीक है जी, तो आपका आंसर ये आएगा जिससे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, आपकी वैल्यू निकाल सकते हो कि कितने बच्चे हैं जो अभी भी टेक्स्ट मैसेज करते हैं, जो कि क्या है, जो कि क्या बोलते हैं टेक्स्ट मैसेज करते हैं किसके बीच में, 24 से लेके 28 से 38 के बीच में। ठीक है जी, हमने एवरेज निकाला था, बच्चे कुछ ज्यादा भी मैसेज करते हैं एक दिन में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 40-40 मैसेज करते हैं, एक दिन में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2-2 मैसेज करते हैं। ठीक है जी, तो उसने पूछा था 24 से लेके 38 बच्चे मैसेज जो करते हैं, 24 से लेके 38 मैसेज जो करते हैं बच्चे, उनके नंबर्स कितने होंगे, कितनी संख्या होगी, तो 811 में से कितने बच्चे होंगे जो इतने मैसेज करते हैं रोज। ठीक है जी, तो हमने निकाला, जेड टेस्ट किया, वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया, तो हमको पता चला सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आता है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है 95% जो बच्चे होंगे वो होंगे इसमें से जो क्या बोलते हैं इसमें वो करते हैं मैसेज करते हैं। तो हमने इसका 95 811 जो टोटल बच्चे थे उसका 95% हमने निकाल लिया, लेकिन 95% जो होता है वो पूरे का होता है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। ठीक है जी, यानी इस तरफ के भी 14 इस तरफ बड़े घटाने वाले और 14 इस तरफ बड़े वाले बच्चे दोनों को दिखाता है, तो बस उसका आधा कर दिया। नेगेटिव वाले हमें पता चल गए 385 जो बच्चे होंगे लगभग वो टेक्स्ट मैसेज में बात करते होंगे, दिन में 24 से लेके 38 मैसेज तक करते होंगे। सिंपल सर, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और समझते हैं, दूसरा पार्ट है इसका, उसमें थोड़ा सा उल्टा दे रखा है। दूसरा पार्ट क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 18 सिलेक्टेड रैंडमली सेंट लेस देन 818 मैसेज। कोई बच्चा मान लो हमने सिलेक्ट किया और वो 818 मैसेज करता है। देखो नॉर्मल सी बात है, 818 मैसेज, टोटल मैसेज एक दिन में कितने जाते हैं, 811 मैसेज जाते हैं, उससे ऊपर तो कोई मैसेज करता ही नहीं है। सिंपल ना भाई, चलिए मतलब 818 मैसेज करता है वो आपको बताना है, एक सेकंड, हाँ जी 818 टेक्स्ट भेजता है वो आपको बताना है। तो 818 एक दिन में टोटल मैसेज कितने जाते हैं, 811 जाते हैं। अब 818 आपको सिलेक्ट करना है कि 818 जो है वो कितने, क्या बोल रहा हूं मैं, उल्टा बोल रहा हूं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 18 सिलेक्टेड एट रैंडम सेंट लेस देन 818 टेक्स्ट, वो 818 से कम टेक्स्ट भेजता है। तो भाई टोटल मैसेज जाते हैं 818 811, टोटल टेक्स्ट बताना आपको 818 से नीचे कौन भेजता है, तो वो कितने होंगे, ये मान लो 100% ही होंगे, सारे बच्चे जो होंगे वो 818 से नीचे ही आते हैं, क्योंकि वो 811 से भी तो नीचे ही है ना जी। अब इसको करेंगे कैसे, किसको कैसे सॉल्व करना है वो समझाता हूँ। कुछ नहीं है, 818 हमको निकालना है, तो 818 में z टेस्ट लगाएंगे, वही फॉर्मूला z टेस्ट का, x माइनस में म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको दे रखा है 818 z की वैल्यू मतलब x की वैल्यू माइनस में म्यू यानी 38 अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि 7। जब इसको सॉल्व करोगे आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पे कितनी, 780 अपॉन में 7, जो की वैल्यू बनेगी आपकी 111.43। और ये 100% से ज्यादा वैल्यू आ रही है। अगर आप अप्रोक्सीमेट देखते हो तो आपकी क्या आनी चाहिए, 100%। तो 100% जो बच्चे होंगे वो क्या बोलते हैं 818 मैसेज से कम मैसेज करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि एवरेज ही 38 आ रहा है ना भाई, 38 बहुत कम एवरेज होता है, तो ज्यादातर बच्चे जो होंगे 818 कहाँ पहुंचेंगे मैसेज करने के लिए। ठीक है जी, तो 100% बच्चे होंगे जो 818 से कम मैसेज करते होंगे। सिंपल सर, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। फिलहाल ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे जब आप लास्ट के चैप्टर कर लोगे, तब ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है जी, एक है भाई 11वां क्वेश्चन। मेरा मन नहीं कर रहा सर मैं 11वां 12वां क्वेश्चन कराऊं, वीडियो वैसे ही बहुत बड़ी बन गई है, आप पूरी देख नहीं पाओगे, और ये चैप्टर मैंने करवाया भी नहीं है, तो फिर इस वजह से मैं यहीं पे छोड़ता हूं सर। बाकी जो अगर करना हो तो भाई मैं पीडीएफ के अंदर डाल दूंगा क्वेश्चन, आप आराम से गूगल करके चैट जीपीटी करके किसी भी तरीके से आप अपने आंसर ढूंढ सकते हो। सिंपल जी, तो मैंने इतना करवा दिया कि सर आराम से आप 60 नंबर तक ले सकते हो, 60-65 नंबर आपके आ जाएंगे, आराम से पास होते हो अच्छे मार्क्स को लेके भी।
ठीक है जी। बाकी अगर आपको करना हो तो भाई ज्ञान बढ़ाना हो, नॉलेज बढ़ाना हो तो भाई मैंने क्वेश्चन पेपर डाल दिया है, आराम से सॉल्व करते रहना। ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, और टाटा बाय बाय। अच्छा एक चीज और भाई, मेरे को पता है डीयू के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास जो क्वेश्चन पेपर होता है बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए, आपका जो क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाए, तो एक काम करना, इस मेल आईडी पे अगर आप मेल कर दोगे तो हम कलेक्शन कर लेंगे, उसको कलेक्ट कर लेंगे, ताकि आने वाली जगह पे जरूरत पड़े किसी बच्चे को तो उसका यूज कर पाए। ईमेल आईडी क्या है? विवेक इकोनॉमिक्स 1@gmail.com। ठीक है जी। तो इस पे मेल आईडी पे अगर आप मेल कर देते हो तो आने वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए मैं आराम से कंटेंट तैयार कर पाऊंगा, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके आके डाल पाऊंगा। ठीक है जी। तो कोशिश करना अगर आपका पेपर हो जाए तो इस पे मेल कर दो आप। ठीक है जी। तो और हाँ, अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। ठीक है जी। तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर उसके बाद टाटा बाय बाय। अरे यार फोकस